एक तरफ देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा करोड़ों रुपए सीधे गरीबों के वेलफेयर स्कीम्स में खर्च होता है। हर महीने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों पक्के घर बनाए जाते हैं। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है और हर साल शेल्टर होम्स, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स और स्किल्स डेवलपमेंट के नाम पर नए फंड्स रिलीज होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर, हर ट्रैफिक सिग्नल, हर मंदिर मस्जिद के बाहर आपको हजारों लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कभी अकेला नहीं होता। उसका हर रोज एक फिक्स स्पॉट है, फिक्स टाइमिंग है और हर महीने बदलने वाला एक फिक्स टारगेट है। अगर सरकार का फ्री राशन और वेलफेयर नेटवर्क हर गरीब तक पहुंचाया जा रहा है, तो फिर हर रेड लाइट पर दिखने वाले ये लाचार क्या सच में एक इंसान की मजबूरी है, या फिर आप जिसे एक लाचार भिखारी समझ रहे हैं वो किसी बड़े माफिया नेटवर्क का एक हिस्सा है? आखिर क्या है इन बैगर माफियाओं के पीछे की सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछले 20 सालों में इंडिया काफी बदला है। फोन बदले, पेमेंट सिस्टम बदले, रोड्स बदली, इंटरनेट बदला, पॉलिटिक्स बदली, स्कीम्स बदली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है भारत में बढ़ते भिखारियों की संख्या। हमारे देश में हर साल न जाने कितने भिखारी पैदा होते हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। इनमें से कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो किसी रैकेट का शिकार होकर मजबूरी में भीख मांगते हैं, तो किसी को किडनैप करवा कर उनसे भीख मंगवाई जाती है। साल 2022 में कानपुर से काफी चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक 30 साल के युवक सुरेश मांझी को कुछ काम की तलाश थी, जिसके चलते उसकी मुलाकात एक विजय नाम के युवक से होती है, जो उसे कुछ काम दिलाने के बहाने झाकरकट्टी ब्रिज के पास बुलाता है, जहां से उसे किडनैप कर दिल्ली के एक बैगर गैंग को 70,000 रुपए में बेच देता है, जो उसके पहले तो हाथ तोड़ देते हैं, फिर पैर काट दिए जाते हैं और उसकी आंखों में केमिकल डालकर उसे पूरी तरह अंधा कर दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह लाचार और एक बेसहारा भिखारी लगे, जिसे देखकर लोगों को उस पर तरस आए और उसे ज्यादा से ज्यादा भीख मिल सके। जिसके चलते उसे ट्रैफिक सिग्नल पर छोड़कर उसे भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता। लेकिन इस दौरान उसे इतना टॉर्चर किया जाने लगा कि उसकी बॉडी ये सब झेल नहीं पाई और उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते 2 महीने बाद उसे कानपुर वापस भेज दिया गया, जहां विजय भी उससे जबरदस्ती भीख मंगवाने लगा और उसे पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटी दी जाती थी, जिससे वो काफी दुबला पतला और कमजोर दिखे और भीख मांगने में आसानी हो। लेकिन इससे सुरेश की तबीयत और बिगड़ने लगी तो विजय ने उसे डंप कर दिया। लेकिन वो किडवई नगर के पास आते जाते लोगों की मदद लेकर जैसे तैसे अपने घर नौबस्ता पहुंचा और उसकी मुलाकात अपने भाई रमेश और परवेश से हुई, जिन्हें उसने अपनी आपबीती बताई और विजय के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अब ये मैटर सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रैफिक सिग्नल पर दिखने वाले लाचार हाथों के पीछे छिपे एक बहुत बड़े नेटवर्क का हाथ था, जिसके चलते वहां के एक लोकल MLA ने भी सुरेश के केस को देखकर सख्त से सख्त एक्शन की डिमांड करी। इसके अलावा हमारे देश से हर साल 90,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, जिन्हें किडनैप कर बैगर माफियाओं को बेच दिया जाता है या फिर उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। लेकिन जिन भी बच्चों को पुलिस या चाइल्ड लेबर NGOs द्वारा रिकवर किया गया, वो इतनी बुरी हालत में पाए गए जिसे वो शायद अपनी जिंदगी भर भी ना भुला पाए। साल 2016 में एक ऐसा ही केस देखने को मिला, जहां आगरा कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से एक 8 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया गया, जिससे वहां जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही थी। GRP पर्सनल ने जब उस बच्चे को वहां रोते हुए देखा तो उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि उस बच्चे का नाम अर्जुन है, जिसे एक सीमा नाम की महिला द्वारा ग्वालियर से यहाँ लाया गया था, जिससे वहां जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही थी। इसके कुछ ही देर बाद वहां चाइल्ड वेलफेयर NGO को बुलाया गया, जिसने बच्चे से बातचीत करी तो पता चला कि वो सिर्फ अपने पिता का नाम जानता है, अनिल, लेकिन सीमा उसका पालन पोषण करती थी और खुद को उसकी माँ बताती थी। चाइल्ड वेलफेयर NGO के कोऑर्डिनेटर नरेंद्र परिहार ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया कि उस बच्चे को नहीं पता था कि वो सीमा के पास तक कैसे पहुंचे, लेकिन जब भी वो सड़क पर भीख मांगने से मना करता तो सीमा उसे खूब पीटती और काफी टॉर्चर किया जाता था। जिस दिन सीमा ने एक दिन तो अर्जुन के हाथ पर केरोसिन डालकर उसके हाथ ही जला दिए, ताकि वो फिर कभी भीख मांगने से मना न कर सके, और उसके हाथों की हालत देखकर लोगों को उस पर दया आए।
और उसे ज्यादा से ज्यादा भीख मिल सके। इसके अलावा अर्जुन ने उन्हें यह भी बताया कि वहाँ उसके अलावा और भी कई बच्चे थे जिनसे सीमा द्वारा जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। इन सभी बच्चों को एक आदमी द्वारा ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एरिया जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था, जहाँ उन्हें वहां से आते जाते लोगों से भीख मांगकर पैसे कमाने होते थे। जिस दौरान एक आदमी उन पर नजर भी रखता था, जिससे पुलिस को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि सीमा अर्जुन की माँ तो नहीं हो सकती, बल्कि उसे काफी छोटी उम्र में किडनैप कर सीमा के पास बेच दिया गया होगा, या सीमा या उसकी गैंग ने खुद उसे किडनैप किया होगा, जिसकी वजह से अर्जुन को अपने माता पिता के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। इसके अलावा फिर मुंबई से भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, जहां एक 20 साल के नौजवान लड़के को किडनैप कर लिया गया। बबलू सिंह, जो पेशे से एक कारपेंटर था, उसे एक दिन कुछ लोगों ने घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन वो लोग उसे घर ले जाने के बजाय अंधेरी में किसी स्वीट शॉप पर ले गए, जहां उसे काफी टॉर्चर करते हुए उसके साथ मारपीट की गई कि उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया गया, जहां से उसे बेहोश कर बायकुला स्टेशन ले जाया गया और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ओमेनी कार में बैठाकर किसी डेजर्टेड जगह ले गए, जहां और भी बच्चों को किडनैप कर लाया गया था, जिनसे वहां जबरदस्ती भीख मंगवाने का काम कराया जाता था। और बबलू को भी इस काम के लिए ही वहां किडनैप कर ले जाया गया था, लेकिन बबलू 3 और बच्चों के साथ मिलकर वहां से एस्केप कर गया, जिसके बाद जाकर ये खबर सामने आई। लेकिन ये सुरेश मांझी, अर्जुन, बबलू सिंह, ये कोई 1-2 आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो आए दिन बच्चों को किडनैप कर ये भीख मांगने का धंधा चलाते हैं। इसीलिए आप रोड पर जितनी भी भीख मांगने वाली औरतों को देखोगे, जो अपने हाथ में एक बच्चा लिए घूम रही होती हैं, वो बच्चा आपको कभी भी रोता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि हमेशा शांत ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें नशीली दवाइयां और कफ सिरप पिलाकर हमेशा बेहोशी की हालत में ही रखा जाता है, ताकि वो बच्चे उन्हें ज्यादा परेशान ना करें। और उनके हाथ में एक छोटे बच्चे को देखकर आपको दया आए और आप उन्हें कुछ पैसे दे दें। इसके अलावा 1 से 5 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे होते हैं, उन्हें भी डरा धमकाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है, जिसके लिए उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि किसी के हाथों पर केरोसिन डालकर उनके हाथ जला दिए जाते हैं, तो किसी की आंखों में केमिकल डालकर उन्हें अंधा कर दिया जाता है, तो किसी के पैर काट दिए जाते हैं, ताकि उन्हें लोगों से सिंपैथी मिल सके और उन्हें भीख मिलने में आसानी हो। तो अगली बार से आप किसी को सड़क पर भीख मांगता देखें तो सावधान हो जाएं। हो सकता है वो महिला जो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपसे पैसे मांग रही हो, वो बच्चा उसका हो ही ना। जिस अपाहिज को देखकर आपको दया आ रही हो, उसे पैसे देकर आप शायद किसी बड़े नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हो। इसी के चलते पिछले साल इंदौर में बैगिंग को ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, और अगर वहां कोई किसी भिखारी को पैसे देता नजर आया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए केस रजिस्टर किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर किसी गरीब की मदद भी करना चाहें तो क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में किसी की मदद करनी है तो उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, जैसे ही गरीब कल्याण योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, और भी ऐसी कई स्कीम्स हैं जो भारत सरकार खास तौर पर गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए चलाई जाती है। अब फ्री खाने से लेकर राशन कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस और इवन डिसेबिलिटी पेंशन तक सरकार हर तरह से गरीबों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर कोई उसके बावजूद भी भीख मांगता है तो क्या तो वो किसी बैगर माफिया का शिकार है या नशे का, क्योंकि सरकार नशा करने के लिए कोई पेंशन नहीं देती, और ये लोग कुछ काम करने के बजाय भीख मांगकर पैसे कमाते हैं, जिससे वो अपने लिए शराब या कोई दूसरी नशीली दवाइयां खरीद सके। इसके अलावा अगर आपको सड़क पर कोई बच्चा भीख मांगता दिखे या किसी औरत के हाथ में आपको कोई अनजान बच्चा देखने को मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यही एक तरीका है जिनसे आप एक्चुअल में उन लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें इस दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।